Hello friends, today we will discuss the important of topic is role of agriculture in Indian economy. It is very important topic of Indian economy and in present era हम देख रहे हैं कि अभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्मर्स का जो इशू उठ रहा है तो हमें एग्रीकल्चर के बारे में काफी नॉलेज होना बहुत जरूरी है जिससे हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकें और इंडियन इकोनॉमी को भी बेसिकली समझ सकें क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मैं बात करना चाहूंगी सबसे पहले अपन इसका डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन की बेसिकली एग्रीकल्चर है क्या। एग्रीकल्चर इज अ प्ले एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडिया रैंक सेकेंड वर्ल्ड वाइड इन फार्म आउटपुट एंड एग्रीकल्चर एम्प्लॉयड मोर देन 70% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स है। ठीक है, हमारा जो फार्म आउटपुट है उसमें हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो रैंक है वो सेकेंड है पूरे वर्ल्ड में और अराउंड 70% जो है वर्कफोर्स हमारा यानी 3/4 वर्कफोर्स जो है हमारा इस पे लगा हुआ है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड लाइक एनिमल हस्बेंड्री फॉरेस्ट्री फिशरीज है अकाउंटेड 15.4% ऑफ जीडीपी है। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में आते हैं, फॉरेस्ट्री प्राइमरी सेक्टर के ही पार्ट है, फिशरीज वगैरह, तो इनका भी हम देख रहे हैं कि 15.4% पार्ट जो है वो एक तरह से इसमें लगा हुआ है। इंडिया रैंक फर्स्ट इन वर्ल्ड विद हाईएस्ट नेट क्रॉप फॉलोड बाय यूएस एंड चाइना है। क्रॉप में अगर देखें तो इंडिया का फर्स्ट रैंक है। द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडिया जीडीपी इज स्टडली डिक्लाइनिंग विद द कंट्रीज ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है। लेकिन ये धीरे धीरे रिसेंटली हम देख रहे हैं कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर वाला जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो कम होता जा रहा है। एग्रीकल्चर is demographically the broadest economic sector and play a significant role in overall socio-economic fabric of India है। ठीक है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है। अगर हम एक्सपोर्ट फॉर्म में देखें तो हम 7th रैंक पर आते हैं एंड 6th लार्जेस्ट एट नेट एक्सपोर्टर है। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम उसमें 6th रैंक पर आ जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ इट्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सर्व डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप countries है। India's agriculture, horticulture, processed food are exported to around 120 countries को जो है हमारे यहाँ हमारा एक्सपोर्ट होता है, जिसमें जापान, साउथ एशिया, सार्क कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज एंड द यूनाइटेड स्टेट कंट्रीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड है। अब हम अगर बात करते हैं एग्रीकल्चर इन इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है जो हमें क्लियर होना चाहिए। टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है हमारा 328 मिलियन है। नेट एरिया शॉन जो है 142 मिलियन हेक्टर है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो क्रॉप के लिए या एक तरह से एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है। फिर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है वो हमारा 190.8 मिलियन हेक्टर्स है। नेट इरिगेटेड एरिया इज 56.9 मिलियन हेक्टर्स है एंड प्रोवाइड्स फूड्स टू मोर देन 1 बिलियन पीपल। अब ये लगभग हमारे यहाँ हम 1 बिलियन पीपल्स को फूड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तरह से प्रोड्यूस 51 मेजर क्रॉप्स है हमारे यहाँ, लगभग 51 तरह की जो है क्रॉप्स बनाई जाती है। कंट्रीब्यूशन 1/6 ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग है और ये हमारे यहाँ एक्सपोर्ट का लगभग 1/6 हम कह सकते हैं अर्निंग को एक तरह से सपोर्ट कर रहा है। फिर मैं बात करूंगी रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर का रोल अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे सेक्टर्स में आ जाता है। हम शेयर में भी देख सकते हैं, शेयर इन नेशनल इनकम में भी हमने देखा था, अभी भी लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट है। कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल फॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग फूड सरप्लस टू द एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल में भी कंट्रीब्यूशन है और इंपॉर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड में। इनको हम डिटेल में एक एक कंटेंट को डिस्कस करेंगे। शेयर इन नेशनल इनकम की अगर मैं बात करूं तो वेरी बिगनिंग एग्रीकल्चर इज कंटिन्यू अ मेजर पोर्शन टू अवर नेशनल इनकम। हम जानते हैं कि नेशनल इनकम में इसका बहुत बड़ा पार्ट है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर है। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली विद द ग्रोथ ऑफ द अदर सेक्टर। पर जैसे जैसे और सेक्टर्स का डेवलपमेंट हुआ है तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है वो कम होता जा रहा है। फिर उसकी बात करें तो एग्रीकल्चर प्ले वाइटल रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। 3/4 पॉपुलेशन ऑब्वियसली इस पर डिपेंड है तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट तो ये जनरेट कर ही रहा है और ये लोग डायरेक्टली एक तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो साथ में हमारे जो कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, शुगर, बासमती, एडिबल ऑयल, इनके लिए एक तरह से ये रॉ मटेरियल जो है प्रोवाइड करता है। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी
सोर्स ऑफ फूड सप्लाई टू द एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके लिए फूड्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर ही प्रोवाइड कराता है। एग्रीकल्चर इज ओनली मेजर सोर्स ऑफ फूड सप्लाई एज टू प्रोवाइडिंग रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड सच अ ह्यूज साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री है, तो उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं हो जाता है। मार्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, since more than two-thirds of the population of the developing countries like India lives in rural areas, तो increase rural purchasing power is a valuable स्टिमुलस है टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, तो रूरल एरिया को डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड है, क्योंकि इंटरनेशनल अगर हम देखें तो हमारे जो एक्सपोर्ट है कॉटन, जूट और टी अकाउंटेड फॉर मोर देन 50% ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग ऑफ द कंट्री है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा एक तरह से कंट्रीब्यूशन हो जाता है एक्सपोर्ट अर्निंग में। फिर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट है फ्यूडल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। बिफोर द इंडिपेंडेंस 3 टाइप्स ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम वर प्रिविलेशन इन द कंट्री है, जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। अंग्रेजों के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पर ये चल रही थी तीनों सिस्टम, जिसमें अलग अलग इनका कंट्रीब्यूशन था, लेकिन बाद में लैंड रिफॉर्म्स आने के बाद में इनको अबॉलिश कर दिया गया था। लेकिन अभी भी इनकी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी इंडिया में विद्यमान है। फिर बात करूंगी मैं इंडेपेंडेंस की। The small and marginal farmers continue to depend on moneylenders for fulfilling their credit requirements to a large extent, thus become victims of exploitation है। तो इंडेपनेस भी है ही, वो लोग निकल ही नहीं पाते इंडेपनेस से। आउटमोडेड फार्मिंग टेक्निक्स है, पुरानी टेक्निक्स जो है फार्मर्स यूज कर रहा है, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। फिर फ्लक्चुएशन एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप आउटपुट है, क्रॉप में भी बार बार फ्लक्चुएशन आ सकता है, क्योंकि मानसून के डिपेंडेंस के कारण भी कई बार प्रोडक्शन पे इफेक्ट आ जाता है। फिर लेबर मार्केट ड्यूअलिज्म है, ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, लैंड वेजेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर टेंड टू कंसिडरेबली लोअर एज कंपेयर टू द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर है। फिर क्लाइमेट डिपेंडेंस है, इरिगेशन जो फैसिलिटीज है वो पूरी तरह से प्रोवाइड ना हो पाती है, और साथ ही जो हमारा है मॉनसून पर जो है हमारी पूरी तरह से डिपेंडेंसी हो जाती है, तो ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम है। फिर मैं बात करना चाहूंगी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए डाल रखी है। आपने नाम सुना होगा, ई नाम करके एक पॉलिसी है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इज अ पेन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है विच नेटवर्क द एग्जिस्टिंग एपीएमसी मंडीज टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। इसके लिए एक यूनिफाइड मार्केट जिससे तैयार हो सके किसानों के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने विजन प्रोग्राम भी चला रखा है टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, स्ट्रीमलिंग फॉर प्रोसीजर अक्रॉस द इंटीग्रेटेड मार्केट, रिमूविंग इंफॉर्मेशन asymmetrical between buyers and sellers and promoting real time price discovery based on actual demand and supply है। तो इस तरह से विजन प्रोग्राम भी किसानों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY जो है, ये बेसिकली प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी जो है हर खेत को पानी के नाम से भी जानी जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू अकॉर्ड हाई प्रायोरिटी टू वाटर कंजर्वेशन इट्स मैनेजमेंट। फिर है ग्रामीण भंडारण योजना है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है क्रिएट साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटी विद अलाइड फैसिलिटी रूरल एरिया। इसके साथ ही टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स फॉर स्टोरिंग फार्म प्रोड्यूस है, प्रमोशन, ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजिंग। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चला रखी है फार्मर्स के लिए ताकि उनको अपग्रेड कर सके। फिर है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो नमसा के NMASA के नाम से चल रहा है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट has been formulated for enhancing the agriculture productivity, especially in rain-fed areas, focusing on integrated farming, water use efficiency, soil health and management से related। इसकी भी कुछ अंदर की स्कीम्स है इसके रिलेटेड। एक तो है रैड के इस नाम से है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, SHM के नाम से सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट है SMAF के नाम से है सबमिशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, परंपरागत कृषि विकास योजना है।
सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया है, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी NRAA के नाम से है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ रीजन है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, सेंट्रल फर्टिलाइजर के नाम से। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ने नमसा के अंदर भी चला रखे हैं। फिर बात करती हूँ मैं मिशन की, तो इंटीग्रेशन ऑफ APMC अक्रॉस द कंट्रीज थ्रू कॉमन ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट पैन इंडिया ट्रेड इन एग्रीकल्चर कमोडिटी। तो मिशन में भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑनलाइन मोड से प्रोग्राम चला रखे हैं। फिर बात करते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना PKY, एन इनिशिएटिव टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री वाज लॉन्च बाय इंडिया गवर्नमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ये चालू किया गया था। फिर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो बहुत नाम सुना जाता है इसका क्योंकि ये बीमे से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम दैट इंटीग्रेट्स मल्टीपल स्टेक होल्डर्स ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म। फिर इसके बाद बात करते हैं लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम भी गवर्नमेंट ने लगा रखी है। स्कीम्स ऑफ फिशरीज एंड ट्रेनिंग एक्सटेंशन भी लगा रखी है गवर्नमेंट में, जिसको फिशर्स वगैरह से रिलेटेड है, फिशिंग से रिलेटेड है। नेशनल स्कीम ऑन वेलफेयर ऑफ फिशरमैन, उनके वेलफेयर से रिलेटेड स्कीम है। फिर माइक्रो इरिगेशन फंड भी है, MIF भी गवर्नमेंट ने शुरू कर रखा है, जो माइक्रो इरिगेशन एज पार्ट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स इनकम है। तो उसके लिए ये गवर्नमेंट ने चालू की। इस तरह से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने काफी स्कीम्स, ऐसा नहीं है, फार्मर्स के लिए चालू कर रखे, और गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव ले रहा है इसके लिए। फिर इसके कंक्लूजन पे अगर हम जाते हैं तो एग्रीकल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। एट प्रेजेंट इट इज अमंग द टफ टू फार्म प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड। अगर हम देख रहे हैं तो इंडिया में हमारी जो 3/4 पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। This sector provides approximately 52% of total number of jobs available in India and contribute 18.1% of the GDP। और GDP में इसका जो रोल है वो जरूर कम है, लेकिन हमारी 3/4 पॉपुलेशन या 50 से अब जो पॉपुलेशन है वो हमारी इस पे डिपेंड करती है। इंडियन एग्रीकल्चर हैज रजिस्टर्ड इम्प्रेसिव ग्रोथ ओवर लास्ट फ्यू डिकेड्स। एग्रीकल्चर इज अ क्रिटिकल सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, इसलिए क्रिटिकल सेक्टर हो जाता है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द overall GDP of the country fallen from 30% 1991 to 15% in 2011-12। तो बेसिकली हमारा जो GDP में इसका कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा कम हुआ है और सेक्टर्स पर बढ़ गया है, तो वो एक तरह से हमारी ग्रोथ ही है। बाकी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल हो जाता है इंडियन इकोनॉमी में। आप इस स्लाइड को पूरा देखने के बाद प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।